नमस्कार, मैं पूनम आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, त्योहारों के समाप्त होते के साथ शीतकाल आरंभ हो चुका है। ऐसे में आप अपना और अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हैं। किसान भाइयों, बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई कि अब समय हो रहा है कृषि समाचार का। तो देखते हैं खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पटवन के लिए यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठाएं किसान। फसल के पहले खेतों में ढैंचा लगाएं, उत्पादन मिलेगा ज्यादा। उन्नत प्रभेद से पपीते की खेती, लाभदायक खेती। किसान भाइयों, वर्षा की अनिश्चितता से सबसे ज्यादा प्रभावित कृषि क्षेत्रों और किसान होते हैं। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को इस मुश्किल से बचाने के लिए सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत जुटा रही है, जिसमें किसानों को 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। स्प्रिंकलर, माइक्रो एवं ड्रिप सिंचाई पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अंशदान को मिलाकर किसानों को कुल 90% अनुदान प्राप्त हो जा रहा है। इसके अलावा बिहार सरकार 5 किसानों की 6.25 एकड़ भूमि पर फसल सिंचाई के लिए सामुदायिक बोरवेल पर 100% अनुदान दे रही है। साथ ही 1 एकड़ भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को व्यक्तिगत बोरिंग भी बिहार सरकार 100% अनुदान पर दे रही है। उद्देश्य यही है कि सूबे के खेतों में फसल लहराएं और किसान भी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ते हुए कृषि कार्य करते चलें। मुर्गी पालक किसान भाइयों, अभी वातावरण में नमी की मात्रा अधिक हो गई है और ये नमी मुर्गियों एवं चूजों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इन दिनों आप अपने फार्म को नमी रहित रखने की पूरी कोशिश करें। कॉक्सीडियोसिस नामक संक्रामक बीमारी से चूजे एवं मुर्गियां बीमार हो सकती हैं और उनकी मृत्यु दर बढ़ सकती है। ये आपको व्यावसायिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ छोटे छोटे उपायों से आप अपनी मुर्गियों को स्वस्थ रख सकते हैं। खबरें खेती की में अब बारी है एक सफल और प्रगतिशील किसान से आपकी मुलाकात कराने की। तो आज आप मिलिए वैशाली जिले के रामपुर पढ़ेड़ा गांव के निवासी राजीव कुमार रंजन से, जो 2015 से मशरूम की खेती कर रहे हैं। इंसानी सेहत का एक बेहतरीन स्रोत मशरूम फाइबर, सेलेनियम, पोटेशियम, विटामिन डी और प्रोटीन से भरपूर। वजन नियंत्रित रखते हुए मशरूम शरीर को मजबूत बनाता है। इन्हीं गुणों के कारण मशरूम की बाजार मांग लगातार बढ़ रही है। राजीव रंजन ने मशरूम के भविष्य को देखते हुए ही मशरूम फार्मिंग शुरू किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से 10 लाख की सब्सिडी लेकर इन्होंने सिर्फ 2 कमरे से मशरूम की खेती शुरू की। आज ये 6 कमरों में मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन से मशरूम कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए दोबारा इन्हें 10 लाख की सब्सिडी मिली। आज इनका निर्मला मशरूम फार्म प्रतिदिन 350 से 400 किलोग्राम मशरूम सप्लाई कर रहा है। कृषि को आधुनिक और इको फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार कई तरह के कृषि यंत्रों को बढ़ावा दे रही है। अभी खेतों में फसल अवशेषों को जलाने की समस्या एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसे रोकने के लिए सरकार वैसे कृषि यंत्रों को ला रही है जिसकी सहायता से खेतों में पराली जलाने के बजाय अवशेष मिट्टी में ही दब जाएं। सुपर सीडर एक ऐसा ही कृषि यंत्र है जिसकी मदद से फसल अवशेषों का इको फ्रेंडली प्रबंधन हो जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल का श्रेष्ठ उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसका एक तरीका यह भी है कि खेत को 40 से 50 दिनों का आराम दें। फसल लगाने की जगह उसमें आप ढैंचा की बुआई कर दें। जब आपका ढैंचा 3 से 4 फीट का हो जाए तो खेत की जुताई कर दें, यानी ढैंचा को पलट दें। तभी आप कोई भी फसल लगाएं। जैसे अभी आप ढैंचा लगाने के बाद आलू की फसल लीजिए, आपको उत्पादन में अंतर समझ आ जाएगा।
किसान भाइयों, सरकार बागवानी फसलों पर ज़्यादा जोर दे रही है और किसानों के प्रोत्साहन के लिए बागवानी फसलों की खेती पर सब्सिडी भी दे रही है। पपीता एक बागवानी फसल है जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर है। अगर बड़े पैमाने पर किसान पपीते की खेती करें तो उन्हें लागत की तुलना में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। रेड लेडी पपीता का एक उन्नत प्रभेद है जिसके हर पौधे में फल लगता है। रेड लेडी प्रभेद पपीते की देसी प्रजातियों से बेहतर है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज सब्जियों के ताज़ा भाव कुछ इस प्रकार रहे। बैगन 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2,400 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि परवल 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और भिंडी 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और कीजिए मौसम अनुकूल खेती। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आसमान साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों की हरी प्याज की पौध तैयार है वे उसकी रोपाई मेड़ों पर करें। साथ ही जिन किसानों को पौधशाला तैयार करनी है वे पौधशाला जमीन से थोड़ा ऊपर बनाएं। किसान भाइयों, अभी आपने कृषि जगत की हलचलों को देखा कृषि समाचार के माध्यम से, जिसमें आपने नवीन उपकरणों की जानकारी ली और साथ ही सफलता की नई कहानी जो दूसरों के लिए प्रेरणा है उसको आपने देखा और साथ ही जाना मौसम संबंधी समाचार। किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे कि अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखें ही, लेकिन बदलते हुए मौसम में पशुओं और हमारे फसलों को भी समस्याएं होती है। ऐसे में कैसे देखभाल करें इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं और साथ ही आपकी जो भी समस्याएं हो जिसका आप इंतज़ार करते हैं मंगलवार के दिन का, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञ से फ़ोन इन लाइव के माध्यम से जुड़ते हैं। तो जी हाँ, तैयार रहिए अपने सवालों के साथ और उठाइए फ़ोन और जुड़िए हमारे कृषि विशेषज्ञ से जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मौजूद हैं। तो सीधे चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम समय समय पर अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको नई नई तकनीक, नई जानकारियां उपलब्ध कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम फिर एक नई तकनीक पर चर्चा करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं। किसान भाइयों, आप हमसे सवाल पूछते हैं और हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब देते हैं, लेकिन बड़े खेद के साथ आज आपको कहना पड़ रहा है कि आज आपके हर सवाल हम उठाएंगे क्योंकि हमारी फ़ोन लाइन आज किसी तकनीकी कारणों से ख़राब है। आपके सारे सवाल और ख़ासकर रबी का मौसम हो, गेहूं की चर्चा ना हो, दलहन की चर्चा ना हो तो वो अतिशयोक्ति होगी। इसी विषय पर हम आज बात करने के लिए कि रबी फसलों का सामयिक प्रबंधन कैसे हो, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवनाथ दास, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं बिहार सहित देश के किसानों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवनाथ दास, सस्य वैज्ञानिक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब, खास करके हम जब रबी फसल की बात करते हैं, चूँकि अगर दाल रोटी संपूर्ण होता है तो वह रबी फसल ही देता है। दाल भी रबी में होता है और रोटी भी, मतलब गेहूं भी हमारा रबी में ही उपजता है। तो इसमें सबसे पहले हम गेहूं पर ही बात करेंगे, चूँकि हमारा राज्य जो गेहूं उत्पादन में काफ़ी रुचि लेता है और अच्छी ज़मीन भी है यहाँ गेहूं उपज के लिए। तो गेहूं में सामयिक प्रबंधन में क्या क्या आना चाहिए जिसका कि तरीके से सिलसिलेवार प्रबंधन किया जाए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया सर।
समसामयिक प्रबंधन गेहूं फसल के लिए। समसामयिक का मतलब होता है समय समय पे हमको क्या शस्य क्रियाएं तकनीक अपनाना चाहिए जिससे कि गेहूं की उत्पादकता बढ़े। तो किसान भाइयों, समसामयिक का मतलब ही होता है सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग, अर्थात बुआई से लेकर के कटाई तक आपको क्या क्या करना है, मैं बारी बारी से मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले सोइंग टाइम का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। अगर जिन किसानों का धान की कटनी हो गई है वो समय से गेहूं का बुआई कर दें, जिसका समय 30 नवंबर तक अनुशंसित है। अगर जिन किसानों का धान का कटाई नहीं हो पाई है, लग रहा है कि उन्हें हार्वेस्टिंग में 30 नवंबर जा सकता है, तो लेट सोइंग भी गेहूं का कर सकते हैं, जो कि 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। यानी कि एक टाइमली सोइंग हुआ और दूसरा लेट सोइंग हुआ। तो सोइंग समय का प्रबंधन तो आप कर लिए, लेकिन इसके साथ आपको प्रबंधन करना है बीज प्रबंधन का, कि आपके पास बीज उपलब्ध है कि नहीं, बीज का व्यवस्था आपको करना होता है। तो टाइमली सोइंग के लिए कौन सा बीज उपलब्ध होगा आप लगाएंगे, और लेट सोइंग का कौन सा बीज का प्रबंधन करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होता है कि कुछ किसान के यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जो कि हम लोग रेनफेड कंडीशन कहते हैं, जहाँ की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बारिश पर आधारित है। तो वैसे किसान, वैसे क्षेत्र के लिए एक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से बड़ा ही अच्छा वैरायटी है गेहूं का, सबौर निर्जल। तो रेनफेड एरिया वाले किसान सबौर निर्जल का चुनाव करें और उसको 30 नवंबर के पहले लगा लें। दूसरा, जो टाइमली सोइंग जिसके पास सिंचाई की व्यवस्था है, वैसे किसान जो बीज के लिए आप सबौर समृद्धि, जो कि 130 से 135 दिन का क्रॉप है और इसका उपज भी काफ़ी अच्छा है, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, सबौर समृद्धि टाइमली सोइंग के लिए। और जो लेट सोइंग, खास करके जो शाहाबाद ज़िला है, जहाँ की धान की हार्वेस्टिंग ही लेट होती है पानी के जमाव के वजह से खेत में, तो वैसे किसान सबौर श्रेष्ठा का आप चुनाव करें, जो कि 120 से 125 दिन की वैरायटी है और इसकी उपज क्षमता भी 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और साथ ही साथ एक बहुत ही पॉपुलर प्रभेद है HD 2967, जिसकी भी उत्पादकता बहुत अच्छी है। आप इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं, खास करके जो टाइमली सोइंग। यानी एक टाइमली सोइंग के लिए अनुशंसित प्रभेद अलग है और लेट सोइंग के लिए अनुशंसित प्रभेद अलग है। अब जब आप टाइम से मैनेजमेंट कर लिए, बीज का मैनेजमेंट कर लिए, प्रबंधन कर लिए, तब है कि बीज की बुआई के समय आप क्या करेंगे। ये सबसे वाइटल चीज़ है। किसान भाइयों, आप प्रायः देखे होंगे सभी वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार आपको बीज शोधन की बात करते हैं, यानी कि सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ आप बीज अंतः शोधन आप करना चाहेंगे, यानी कि सीड प्राइमिंग। अब प्रश्न ये उठता है कि सीड प्राइमिंग होता क्या है। ये बहुत नई विषय नहीं है, ये बहुत ही प्रचलन में है, लेकिन हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं। क्योंकि बीज का 100% जर्मिनेशन के लिए खेतों में नमी का होना आवश्यक है, लेकिन कुछ किसानों के खेतों में अगर नमी का अभाव है, अगर सिंचाई का प्रबंधन आप नहीं कर पाए, तो वैसे किसानों को हमारा गुजारिश है कि आप बीज का अंतः शोधन जरूर करेंगे, सीड प्राइमिंग करेंगे। आप सीड प्राइमिंग कैसे करेंगे, ये एक सवाल आप लोग के मन में उठ रहा होगा। तो बीज अंतः शोधन के लिए कुछ नहीं करना है, स्लो हाइड्रेशन, यानी कि धीरे धीरे बीज को पानी पिलाना है। तब उसको तो मुंह नहीं होता है, बीज पानी कैसे पिएगा, ये भी तो आपको मन में सोच रहे होंगे। तो उसको जो पानी पिलाना है, तो कोई भीगा हुआ जूट का बोरा, उसी में बीज को आप रख लीजिए।
तो जूट के बोरा जो भीगा हुआ है उसी से पानी अवशोषित करेगा, यानी इम्बिबिशन करेगा, मतलब उसको धीरे 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 है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अगर पूरे पानी में आप फुला देते हैं तो वहाँ सीड इंजरी आ सकता है। तो सीड इंजरी से बचने के लिए धीरे धीरे स्नेह स्नेह पूर्वक उसको पानी पिलाना है। या तो जूट का बोरा भिंगा करके उस पर रख करके ढक दीजिए 24 घंटा, या फिर जो सूती का कपड़ा होता है उसमें, या फिर बालों में ही पानी डाल दीजिए, भीगा हुआ बालों रहेगा, उसके ऊपर आप सीड रखिए। तो अंतःशोधन मतलब करना जरूरी होता है करना। लेकिन अंतःशोधन में आप एक ध्यान दीजिएगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय एक तकनीक ईजाद किया है कि जो हल्दी का पत्ता होता है, फ्रेश लीफ, आप फ्रेश लीफ ले आइए और फ्रेश लीफ को सुखा करके उसको पाउडर बना लीजिए, और 10 ग्राम हल्दी जो सूखा हुआ पत्ते का जो पाउडर है उसको पानी में, हम इस पर फिर बात करते हैं। और भी सवाल इसमें काफ़ी है, समय कम होता है, सवाल काफ़ी हैं किसानों के लिए। हमने एक सवाल इकट्ठा करके काफ़ी किसानों के रखे हैं, लेकिन उसके पहले अगला सवाल करें। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है सर। अंतःशोधन के बाद हम बात करते हैं, चूँकि अब उसमें नस्ल का चयन भी हो गया, अंतःशोधन भी हो गया, बीजोपचार की भी चर्चा हुई, लेकिन अब जो हमारे यहाँ आज भी प्रचलित विधि है बुआई की, छिटवां विधि, छीट के बोते हैं, लेकिन अब काफ़ी प्रचलन में धीरे धीरे लोग जागरूक हुए हैं लाइन से लगाने के लिए। तो लाइन से लगाने में और छिटवां विधि में क्या फ़र्क है, क्या उससे फ़ायदा है और क्या नुकसान है? देखिए, छिटवा विधि और लाइन सोइंग की बात करेंगे, लेकिन इसके पूर्व में जो चर्चा हो रही थी सीड प्राइमिंग में, तो सूखे हल्दी का पाउडर का बना करके 24 घंटा आपको पानी में फुला देना है, और उसी पानी को कपड़े भिंगा करके उसी में आपको सीड रखना है। और इस पर रबी फसल चना में इसका प्रयोग किया गया और काफ़ी सफल रहा, 10 से 15% तक उपज बढ़ा। अब आते हैं लाइन सोइंग और छिटवा विधि। किसान भाइयों, जब भी आप गेहूं का या किसी भी रबी फसल का बुआई करें तो वो लाइन सोइंग से करें, क्योंकि लाइन सोइंग से करेंगे तो बाद में जो आप इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन करते हैं खरपतवार निकालने में, उसमें आपको काफ़ी सहयोग होगा, काफ़ी मदद आपको मिलेगी, करने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि लाइन सोइंग आप करेंगे कैसे। किसान भाइयों, लाइन सोइंग आप सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं, जीरो टिलेज मशीन से भी कर सकते हैं, और जो इधर खास करके बिहार सरकार द्वारा जो एक जलवायु अनुकूल कृषि का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हैप्पी सीडर काफ़ी जोर पकड़ रहा है, प्रचलित हुआ है। अगर हैप्पी सीडर से अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं तो वैसे किसान जिनके खेत में स्टेबल बच गया है, यानी धान का जो डंठल है वो बच गया है, तो हैप्पी सीडर से करेंगे तो धान का जो डंठल होता है वो चॉपिंग कर देता है, कुट्टी कुट्टी करके उसको खेत में छीट देता है, बिछा दिया जाता है, मशीन के माध्यम से अपने आप हो जाता है, और अपने साथ उसमें जो है उसमें सीड का सोइंग भी हो जाता है। तो आप एक लाइन सोइंग कीजिए हैप्पी सीडर से,
और ध्यान रखना है कि अगर टाइमली सोइंग कर रहे हैं 125 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड छिड़काव कीजिए, लाइन सोइंग सीड ड्रिल से या हैप्पी सीडर से। और लेट सोइंग अगर कर रहे हैं तो आपको 150 केजी प्रति हेक्टेयर से छिड़काव करना चाहिए। सर इसमें अब एक बात और, चूँकि हमारे किसान खास करके हमारे यहाँ बिहार में सीजन चाहे वो खरीफ हो या रबी हो, उर्वरक की कमी काफ़ी होती है, तो उसके उपलब्धता पर नहीं जाएंगे, लेकिन अंधाधुंध प्रयोग भी उसका एक बड़ा कारण है उर्वरक की कमी का। तो उर्वरक प्रबंधन जो है इसका किस तरह से किया जाए कि संतुलित उर्वरक मिले पौधों को और बेहतर उपज मिले, क्योंकि अधिक उर्वरक भी तो नुकसानदायक कभी कभी होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किसान भाइयों, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर दुरुस्त नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम पौधे को अगर भोजन नहीं कराते हैं तो वो दुरुस्त नहीं होगा, उत्पादन क्षमता उसकी घट जाएगी। तो भोजन कराना ज़रूरी है। इसलिए जो टाइमली सोइंग व्हीट की खेती कर रहे हैं उसको 120 केजी नाइट्रोजन का छिड़काव करना है, 60 केजी फास्फोरस का और 40 केजी पोटास का। अगर लेट सोइंग अगर कर रहे हैं तो वहाँ आपका उर्वरक का जो डोज होता है, मात्रा होता है, वो घट जाता है। वहाँ पे 80-40-20 केजी NPK प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक गौर करने की बात है कि जो NPK हम लोग छिड़काव कर रहे हैं तो उतना जो उर्वरक हम लाएंगे कहाँ से। तो आप प्रयास ये कीजिए जो पराली प्रबंधन करके जो स्टेबल बच जाता है वो भी स्टेबल आपका उर्वरक के रूप में मदद कर सकता है। जी जी। अच्छा, उर्वरक में उसका अब जैविक पर भी काफ़ी लोग आए हैं, तो जैविक पर ही करना है। अब NPK से टोटल जो हमारा क्रॉप NPK को खा रहा है वो 30 मेट्रिक टन खा रहा है प्रति वर्ष, और सभी सोर्स से हम मिट्टी को मात्र 20 मेट्रिक टन ही उर्वरक डाल पाते हैं। तो अभी भी हमको 10 मेट्रिक टन का कमी है। तो हम सारा उर्वरक मिट्टी से अगर हमारा क्रॉप खा जा रहा है तो मिट्टी तो हमारा बांझ हो जाएगा, यानी उर्वरक क्षमता उसका खत्म हो जाएगा, हरास हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में जो 10 मेट्रिक टन का गैप है वो हम ऑर्गेनिक सोर्स से कर सकते हैं। जी जी। अच्छा ठीक सर, अभी और बात करेंगे इस पर, अभी और सवाल है, चूँकि दलहन अभी हमारा बचा हुआ है, लेकिन फिर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। आपके सवाल के साथ एक सवाल हमारे और किसान के ही, समझिए इसको किसान का सवाल ही है कि अब मौसम का जो स्थिति हम देख रहे हैं, अब नवंबर का लगभग प्रथम सप्ताह ख़त्म होने को है, लेकिन आज भी तापमान में उतनी गिरावट नहीं आई है, और उसके चलते जो है सर वो हमारा जर्मिनेशन, जो हमारा पौधा अंकुरन क्षमता जो है वो कम हो गया है। अब सरसों, राई, तुड़िया या गेहूँ भी अब लग रहा है, तो उसमें उसका जर्मिनेशन का समस्या आ रहा है सर।
देखिए, ये टेम्परेचर स्ट्रेस बहुत बड़ा समस्या है। पिछले साल टेम्परेचर थोड़ा लो था, अभी टेम्परेचर आज के समय में भी 29 डिग्री दिखा रहा है, जबकि अभी होना चाहिए 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे परिस्थिति में किसानों को ये ध्यान देना है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो कि एक खाद के रूप में आता है 13-0-45, इसका छिड़काव आप प्री एंथेसिस यानी फ्लावरिंग के पहले करें और ग्रेन फॉर्मेशन के बाद करते हैं तो आपका टेम्परेचर का प्रभाव से रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप सिंचाई भी आपको करनी होगी। जैसे गेहूं में 21 दिन पर पहला सिंचाई कर देना है, कुल 4 सिंचाई करना है और 21 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 21 दूनी 42, 42 दूनी के बाद 63 आता है, यानी 4 सिंचाई 21 दिन के अंतराल पर आपको करना है, खास करके गेहूं में। और जब गेहूं का जब ये मॉइस्चर परसेंटेज ग्रेन फॉर्मेशन हो जाए और 12% से 15% हो तो आपको हार्वेस्टिंग करना है। इसके साथ साथ गेहूं के अलावा जो हमारा दलहनी फसल है, खास करके चना, तो किसान भाइयों बिहार कृषि विश्वविद्यालय से जो सबौर चना 1, सबौर चना 2 और हाल ही 6 महीना पूर्व सबौर चना 3 जो लेट सोइंग तक के लिए अनुशंसित किया गया है, जो 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उत्पादक क्षमता है, आप 15 दिसंबर तक लगा सकते हैं। सबौर चना 3 जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। इसके अलावा जो तिलहनी फसल में तीसी है, सबौर तीसी 1, सबौर तीसी 2 और सबौर तीसी 3, ये बहुत ही अच्छा प्रभेद तीसी का है, आपको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में मिल जाएगा। आप इसका भी छिड़काव कब तक लगा सकते हैं? कब तक लगा सकते हैं? ये 30 नवंबर तक लगा सकते हैं, इसका समय 30 नवंबर तक लगा सकते हैं, लेकिन सबौर चना 3 का 15 दिसंबर तक भी आप लगा सकते हैं। अगर आप सरसों की बात अगर करते हैं तो RGN 73 है, पूसा महक है, ये प्रभेद का चुनाव कर सकते हैं। तिलहनी फसल में जो सरसों है 5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और तीसी 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुआई करें। और चना जो है 80 से 100 kg, अगर बोल्ड चना है तो आप उसको 100 kg और जो छोटे दाने वाले चना है वो 80 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। लेकिन एक खरपतवार प्रबंधन भी दलहन, तेलहन और गेहूं में आता है। तो गेहूं में अगर खरपतवार जो आती है तो उसमें किसान भाई टोटल का छिड़काव करेंगे। टोटल जो दवा का नाम है, यानी कि आपका पूरा खरपतवार मार देता है उसको। तो आता है सल्फोसल्फिरॉन प्लस सल्फोसल्फिरॉन मिथाइल, जो उसका कंपोजिशन है वो 33 से 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं में अगर छिड़काव करते हैं तो गेहूं का कोई भी सब खरपतवार का प्रबंधन हो जाएगा। और तेलहन और दलहन के लिए पेंडिमिथिलिन है 3 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्री इमरजेंस, यानी कि सीड जर्मिनेशन से पूर्व में ही छिड़काव करना है। लेकिन कुछ किसानों को नहीं डाल पाते हैं कि पोस्ट इमरजेंस के लिए, खास करके दलहन और तेलहन में एक आता है प्रोपाक्यूजा फॉप, जिसका कि बाज़ार के नाम में सोसाइटी के नाम से प्रचलित है। आप वो ये 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 दिन के उपरांत आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका खरपतवार का नियंत्रण भी दलहन में हो जाएगा और तेलहन में भी हो जाएगा। जी जी। अच्छा सर, इसमें अब एकदम अंतिम सवाल, चूँकि समय भी हमें कम है, तो हम इसके पूरे रबी फसल में हमारे बिहार में खास करके जो लो लैंड जहाँ पे है वहाँ दलहनी फसलों में उर्वरक कभी कभी ज़्यादा उर्वरा शक्ति, क्योंकि जो गंगा का गाद क्षेत्र है, जो टाल जिसको कहते हैं, तो वहाँ कभी कभी दलहनी फसल में गड़बड़ी हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, यहाँ जो टाल क्षेत्र की जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जब सीड सोइंग कर रहे हैं दलहनी फसल का, तो आपको बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए। सबौर नाइट्रो फिक्सर करके आता है, सबौर राइजोबियम करके आता है, सबौर फास्फोबैक्ट्रिन करके आता है। ये तीनों में से कोई भी उपलब्ध है तो आप इसका छिड़काव करें। ये 4 से 7 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से इसको मिक्स अगर करते हैं तो इससे आपको इस स्ट्रेस से छुटकारा मिल सकता है। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। और किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने किस तरह से, चूँकि हमने प्रयास किया कि आपके हर सवाल
हम आप इनसे पूछें, लेकिन समय हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम और सवाल करें। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपके सीधे सवाल हम अगले कार्यक्रम में आपसे ले सकेंगे, लेकिन तब तक आप हमें अपने सुझाव हमें हमारे पते पर पत्र से भी भेज सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है, आप हमारा पूरा डिटेल जो हमारा कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक फ्रेजर रोड दूरदर्शन केंद्र पटना पर आप हमें पत्र भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है director.ddk.patna@gmail.com। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप हमारे जो हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दी, इससे पूरा लाभ लेंगे और निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं हम अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।